साइट के प्रायोजक हैं वंडर वॉल पुट्टी, एक फिनिश और गैलेंट एडवांस टीएमटी रेबार, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए बैठकों का मंथन और दौर भी तेज हो गया है। क्या रहा सियासत के मोर्चे पर, खबर आज दिन भर दिखाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में क्यों मचा है आपसी घमासान, बताएंगे पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को कौन सी दी विकास की सौगातें। इसके अलावा होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7600 करोड़ रुपए की विकास की सौगात। विकास कार्यों को गिनाते हुए पीएम ने भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से अलग अलग क्षेत्रों में होता था भ्रष्टाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से संबंधित अहम फैसले को मिली मंजूरी। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का होगा कायाकल्प। मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति दिसंबर 2028 तक रहेगी जारी। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कवायद तेज। नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से की मुलाकात। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को दिया समर्थन। हरियाणा में हार के बाद इंडी गठबंधन के निशाने पर कांग्रेस सहयोगी दलों ने दिखाए तेवर। आप और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने गठबंधन नहीं करने पर उठाए सवाल, तो सपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का कर दिया ऐलान। और रेपो रेट में इस बार भी नहीं किया गया कोई बदलाव। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा, निवेश और खपत बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी, जिसके तहत 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ साथ शिरडी हवाई अड्डे का विकास भी शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में भाग लिया, तो अपने विपक्षियों पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया, तो कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार को भी गिनाना नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखी और शिरडी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में परियोजनाओं के शुभारंभ से बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा युवा सशक्त होंगे। पिछले 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। ये बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है तो सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। महाराष्ट्र को मिली सौगात विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों के लिए विकास की उत्प्रेरक का काम करेगी। साथ ही नागपुर शहर और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को भी फायदा होगा। वहीं मेडिकल कॉलेजों से स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के साथ ही ये मेडिकल कॉलेज लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। वहीं भारतीय कौशल संस्थान का मकसद अत्याधुनिक तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ एक उद्योग कार्यबल बनाना है। वहीं महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र से छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों की स्मार्ट उपस्थिति, स्वाध्याय जैसे लाइव चैटबॉट के जरिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक डेटा तक पहुंच आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण के लिहाज से भी आज एक बड़ा फैसला लिया है, तो सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास पर भी मोहर लगाई है। मोदी सरकार ने क्या लिए हैं बड़े फैसले, जिसका फायदा देश की आम जनता को होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन तो मुहैया करा ही रही है, साथ ही न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर खासा जोर दिया जा रहा है। पोषण की दिशा में मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने का फैसला लिया है। इस फैसले से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। एक लाइट हाउसेस का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। साथ ही एक अन्य फैसले में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निर्माण को भी मंजूरी दी है। करीब 4,400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, 4,406 करोड़। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में, लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, लोगों के आने जाने में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रेड के लिए, हर तरीके से अपने सोशल नीड्स के लिए जो ट्रैवल की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। और बहुत ध्यान रखा गया कि जो हाईवे नेटवर्क देश भर में डेवलप हो रहा है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए।
गौरतलब है कि देश में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए मोदी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। कैबिनेट के इस फैसले से इन क्षेत्रों में आवाजाही तो आसान होगी ही, वहां के निवासियों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, तो कांग्रेस में हार के कारणों को खोजने की कोशिशें जारी हैं। हरियाणा के निवर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े भाजपा के नेताओं से मुलाकात की। हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया है, तो भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अप्रत्याशित जीत का जश्न जारी है। हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम ने लिखा, विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रचंड जीत के लिए पीएम मोदी की नीतियों को श्रेय दिया। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा ने उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसके बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 1972 के बाद ऐसा पहली बार है कि प्रदेश में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। परिणाम से पहले जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। नतीजतन कांग्रेस ने फिर एक बार हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। कांग्रेस द्वारा हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ने पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के स्वभाव में है कि जब वे हारते हैं तो बहाना ढूंढते हैं। यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। कांग्रेस स्वीकार करे या न स्वीकार करे उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है, और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियां बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है। हरियाणा में भाजपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बीच 3 निर्दलीय विधायकों देवेंद्र कादियान, राजेश जून और सावित्री जिंदल ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस तरह हरियाणा विधानसभा में भाजपा की ताकत अब 51 हो गई है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या पुराने जो लोग मंत्रिमंडल में थे उनकी छुट्टी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विधायक दल की बैठक जल्द से जल्द होगी। और अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं कि दशहरा पर नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, चंडीगढ़। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती देने की जो कोशिश की थी वो लोकसभा चुनाव में सफल नहीं हुई थी और गठबंधन के बीच आपसी खींचतान और खटास की जो खबरें थी लगातार आती रही थी। अब हरियाणा के नतीजों के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई सतह पर आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद उसके सहयोगी दल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं ताकि आने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय बेहतरी से मोलभाव कर सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की सियासत में भी हलचल पैदा कर दी है। जिस इंडिया गठबंधन के दम पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर विधानसभा चुनाव में जीत बरकरार रखने का दम भर रही थी, उन्हीं सहयोगी दलों ने कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद आईना दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने तमाम इंडिया गठबंधन दलों की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। उस समय तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को कांग्रेस की एकला चलो नीति के आगे झुकना पड़ा था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस को उसकी गलतियों के लिए कोसना शुरू कर दिया है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। जहां हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास में छोटे सहयोगी दलों की बातों को नकार दिया था, तो नतीजों के बाद सहयोगी दल अब आने वाले अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने की कवायद में लग गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को इसका नुकसान होना तय माना जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करके कांग्रेस को नजरअंदाज करने के संकेत दे दिए हैं। सपा ने 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास हो गया कि उसने और पार्टियों से बात तक नहीं करी। समाजवादी पार्टी हरियाणा में 1 सीट मांग रही थी, वो भी कांग्रेस ने नहीं दी, लेकिन भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया।
कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। Congress party primarily should do serious introspection. Why Congress party has failed to bring all other political parties which came together under India bloc. कांग्रेस की रणनीति पर मिली हार पर जहां उसके सहयोगी दल उससे नाराजगी दिखा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं और उनकी देश समाज विरोधी नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इसके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। हरियाणा चुनावी नतीजों पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस को पिछड़े वर्ग के लोगों को गलत एजेंडे में फंसाने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी पर पिछड़े वर्ग जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। भाजपा को हराने के नाम पर तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन तो बनाया था, लेकिन कभी भी उस गठबंधन के नेताओं की साझा रणनीति सामने नहीं आ पाई और आपसी मनमुटाव की खबरें सुर्खियां बनती रहीं। हरियाणा की जनता ने प्रदेश में कमल खिलाकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी पर पूर्ण विराम तो लगाया ही, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की गणित को भी गड़बड़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो एक तरीके से सियासी हलचल मच गई है हरियाणा के नतीजों के बाद से। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी हरियाणा में हार, इंडिया गठबंधन में तकरार, क्योंकि हार से तकरार मची है इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से बयान सामने आए। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत स्वागत है। शुरुआत ऋषि शंकर जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस के खुद के अपने सहयोगी दल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, साहब आत्ममंथन कीजिए और एकला चलो की नीति तो आपकी फेल हो गई है, कैसे चलेगा इंडिया गठबंधन? बिल्कुल, जो कांग्रेस को नैरेटिव पेश करना चाहिए था, कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, नैरेटिव देख लीजिए, तमाम चीजें मैं मानता हूं कि कांग्रेस के तरफ से कहीं न कहीं चूक हुई है। आप देखिए, पार्टी के दो बड़े नेता हुड्डा और शैलजा आपस में लड़ रहे थे। एक मैसेज कन्वे हुआ कि जाट और गैर जाट, जो देखिए कांग्रेस कहीं न कहीं जो प्रदेश हरियाणा कांग्रेस की जो शीर्ष लीडरशिप थी वो बीजेपी के ट्रैक में फंसती हुई नजर आई और आपसी जो कलह था उससे कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। भाजपा ये चाह रही थी कि कहीं न कहीं ये मैसेज कन्वे हो कि ये चुनाव जाट वर्सेस गैर जाट का है, और उसी चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसती हुई नजर आई। कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की इतनी बड़ी दलित नेत्री थी, वो नाराज होकर घर बैठ गई, उसको मनाने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी तरफ हुड्डा कैंप को आप बिल्कुल पूरी तरह से छूट दे दी। आप देखिए 90 में से करीब 80 सीटें आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सलाह पे आपने बांट दिए। आप ऐसे जहां चुनाव हरियाणा में बाइपोलर था, आप बल्लभगढ़ में देख लीजिए, कांग्रेस चौथे नंबर पे रही। तो ऐसे जब आप निर्णय लेंगे तो इस प्रकार के नतीजे देखने को मिलेंगे। आपने थाली में सजाकर ये जीत जो है बीजेपी को परोस दिया है। तो ऋषि जी, आप मान रहे एक तरीके से कांग्रेस को एक तरीके से जो बड़े दल होने के नाते जो भूमिका निभानी थी उसमें एक तरीके से कांग्रेस फेल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उस तरीके से नजर नहीं आया। एसएन सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस, मैं आपके पास रुख करता हूं। एसएन सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। एसएन सिंह जी, आपको लगता है कि बीजेपी की जीत में एक बड़ा रोल कांग्रेस की आपसी सरफुटौल भी रहा, जिसका एक फायदा सीधे तौर पर मिला आप लोगों को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा रोल रहा जनता के विश्वास का। हरियाणा की जनता ने जो कांग्रेस पे भरोसा नहीं दिखाकर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया, उसके 3-4 प्रमुख कारण थे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में,
जी। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया और उसके पहले की जो सरकार कार्य की थी, दोनों की तुलना लोगों ने किया और उन्होंने कहा भाई दलितों ने की 2005 में दलित अत्याचार हुआ, किसकी सरकार? कांग्रेस की। 2000 में दलितों पे अत्याचार हुआ, किसकी सरकार? कांग्रेस की। और आज तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार और हाहाकार किसकी सरकार में हुआ? कांग्रेस के। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुंदर कार्य करती। पहली बात। दूसरी, इन लोगों ने 3 नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया। पहला, उन्होंने दलितों की बात किया, वो स्पष्ट हो गया कि दलितों ने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता से काम होता है। दूसरा, उन लोगों ने किसानों की बात कही। पूरे हरियाणा के लोगों ने ये देखा, सुना, समझा कि हरियाणा से सटे राज्य हिमाचल है, वहां पे जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है वहां तो त्राहिमाम मच जाता है जी। और कर्नाटक में इनकी सरकार रहती है, वहां 1200 किसान खुदकशी कर लेते हैं। हरियाणा में तो किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया जा रहा है, 24 प्रोडक्ट पे MSP देने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए किसान भी साथ हो गए, जवान भी साथ हो गए, युवा भी साथ हो गए और दलित भी साथ हो गए। जब सब साथ हो जाएंगे तो ये घमंडिया गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। इस नाते चौथा कारण रहा, जो राहुल गांधी जी बार बार भारत के विरोध में बयान देते थे, तो हरियाणा के लोग राष्ट्रवादी होते हैं, वो गौ सेवक होते हैं, गौ रक्षक होते हैं, उनको बहुत बुरा लगा। और हरियाणा में पंजाब के लोग भी रहते हैं, सता हुआ राज्य है, वो बयान देते हैं कि नहीं, पंजाबी लोग तो जो सिख होते हैं पगड़ी पहन नहीं सकते हैं, वो कड़ा कृपाण कंघा का यूज कर नहीं सकते हैं, गुरुद्वारे में जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे झूठे बयान जब आप गढ़ने लगे तो झूठ की घुट्टी पर विकास भारी पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास की बात लेकर गई थी, जनता ने उस पर भरोसा दिखाया। ठीक है सर, उस भरोसे के नंबर्स। जी जी, 5 लाख 10 सेकंड में देखिए, सबसे 5वीं लास्ट बात ये रहेगी कि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार आती है वो समग्रता से सोचती है, वो राष्ट्र की बात करती है, और ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। तो जब मोदी जी जाकर कह रहे, योगी जी जाकर कह रहे, हमारे बड़े लोग कह रहे कि बटना नहीं चाहिए, हम बटेंगे तो नुकसान होगा, तो बिल्कुल बटोगे तो कटोगे, ये बयान लगातार चर्चा में रहा था। आनंद विजय जी, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए एक फैसला दिया, वहां की जनादेश दिया वहां की जनता ने, लेकिन उन नतीजों की गूंज पूरे देश की सियासत पे पड़ती दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बयान जो हैं वो सीधे तौर पे इशारा कर रहे हैं, ये यहां तक सीमित रहते हुए नजर नहीं आ रहे, इसकी विस्तार दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत में भी। बिल्कुल दिखाई देगा आर्यन जी, और अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें जो 3 बयान सुनवाए बड़े मनोरंजक थे। मैं 1 साल पहले की बात कर, 1.5 साल पहले जब ये चुनाव के ठीक पहले ये गठबंधन बना था, तथाकथित विपक्षी दलों का गठबंधन, तब भी इसी तरह की बात मैंने कही थी। तब लोगों को लगा था कि मैं आउट ऑफ द वे जाकर, और हम लोग अगर सत्य बात कहो तो गोडी मीडिया कहना तो बहुत ही आसानी से कहते थे। आज बड़ी फिजूल की बातें चल रही है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी थी और शैलजा और हुड्डा और ये और वो। अरे भाई, तो सोनिया जी राहुल जी क्या कर रहे थे, प्रियंका जी क्या कर रही थी? शीर्ष नेतृत्व का क्या काम होता है? अनुशासन बनाना। खड़गे जी भी पार्टी अध्यक्ष है, वेणुगोपाल जी संगठन मंत्री हैं, जयराम रमेश जी हैं, इतने वरिष्ठ नेताओं के होते हुए अगर गुटबाजी चल रही थी तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था? जी दिखाई दे रहा था, तो क्या वो उसको करना चाह रहे थे? आर्येंद्र जी, 3 बयान एसएन सिंह साहब ने एक ही बयान कहा, मैंने कहा 3 बयान बहुत प्रमुखता से इस चुनाव पर असर डाला है, जिसको मैं बस 10 सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं। एक, योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटोगे तो कटोगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कि अगर बटोगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे। और तीसरा, मोहन भागवत जी का बयान कि अगर हिंदू बटेंगे तो विरोधी मजबूत होंगे, तो हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हिंदुओं से उन्होंने एकजुट रहने की अपील की। मुझे लगता है हरियाणा का जनादेश जी, जो जाति की जहरीली राजनीति इस देश में आरंभ करने की कोशिश हो रही थी, उस पर ब्रेक लगाने का ये जनादेश है। और मैं एक राजनीति पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते ये देखता हूं कि इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखाई देगा। इसलिए सारे दल बिलबिलाए हुए हैं। सबको आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अभी तो आम आदमी पार्टी के एक नेता को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने फोन लेना बंद कर दिया था उनका।
तो ये अगर विश्वास अखिलेश बयान आपको याद ही होगा मध्य प्रदेश से पहले जी दिए गए थे। तो इन सब चीजों को इतने विरोधाभासों के आधार पर सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है मोदी हटाओ, उसके आधार पर कोई गठबंधन नहीं बनता। ठीक है, एक साझा कार्यक्रम जी बिल्कुल, एक साझा कार्यक्रम हो और एक विचारधारा हो तो समझ में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ऋषि जी। अब बात यह है कि हरियाणा के मैं अभी आ रहा हूं ऋषि जी, हरियाणा के नतीजे की वजह से कांग्रेस का जो एक बढ़ा हुआ कद था जो अपने विपक्षी सहयोगी दलों के बीच में, इस नतीजे से उसकी बार्गेन पावर कमजोर पड़ेगी। ये सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में स्थिति को लेकर जो बयान आए हैं वो सीधे इस बात को संकेत दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो मैं अनंत विजय जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जाति की राजनीति हरियाणा में कौन शुरू किया, जाट और वर्सेस गैर जाट का? बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए यादव वर्सेस अन्य का। तो ये फॉर्मूला तो बीजेपी का ही है। तो कम से कम अनंत विजय जी पत्रकार हैं और देश के जाने माने पत्रकार हैं, तो इन चीजों को रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लीडरशिप से गलतियां हुई हैं जब आपके दो बड़े नेता आपस में लड़ रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो और आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इस प्रकार के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। आप जो अनंत विजय जी कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद माना कि यदि बहुमत नहीं आएगा तो फिर भी हम सरकार बना लेंगे। जो पार्टी का चेहरा है उसको खुद ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि पार्टी को वहां हरियाणा में बहुमत मिलने जा रहा है। शायद ही कोई पत्रकार हो ये दमखम के साथ उस समय कहा हो कि हरियाणा में बीजेपी को बहुमत आ सकता है। मैं मानता हूं कि थाली में सजा के कांग्रेस ने बीजेपी को हरियाणा दे दिया है। माइक्रो मैनेजमेंट में कांग्रेस फेल रही है और ये सवाल राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर है। देखिए बात तो मैं सवाल सर मेरा ऋषि जी सवाल मेरा यही है कि अब आगे बार्गेन की पावर, मैं उसी सवाल मैं वही दोहराता हूं, आगे फिर बार्गेन की पावर कमजोर हो रही कांग्रेस की अपने ही सहयोगियों के साथ में, ये तो दिखाई पड़ेगा ना महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो आप इस प्रकार का लीडरशिप पार्टी में दिखाएंगे तो पार्टी क्या, पार्टी तो मत लीजिए, गठबंधन तो छोड़ दीजिए, पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। जब पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा तो आप किस हद से आप महाराष्ट्र में अधिक सीटें मांगेंगे, आप किस कैपेसिटी से झारखंड में अधिक सीटें मांगेंगे? तो ये लीडर मान लीजिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आपके लीडरशिप में आप देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या खेल हो रहा है। कौन वो व्यक्ति है जो बल्लभगढ़ का टिकट डिसाइड करता है? कौन वो व्यक्ति कांग्रेस में है कि मेरा पसंद है तेरा पसंद डिसाइड करता है कि मेरा आदमी इसलिए टिकट दे दीजिए, जीतने वाला नहीं हो फिर भी टिकट दे दीजिए जी। तो इन बातों पे कांग्रेस को मंथन करना होगा और मैं समझता हूं देश हित में राष्ट्रीय पार्टियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों को मजबूत होना जरूरी है एसएन सिंह जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में राज्य के इस नतीजे से एक अंतर आया है और ये साफ तौर से है कि बीजेपी ने अपनी जमीनी स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव किया था। हरियाणा से ज्यादा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र आने वाले समय में, झारखंड भी एक बड़े राज्य के तौर पे है। क्या वो जमीनी बदलाव की कवायद को लगातार आगे रखा जाएगा या फिर विपक्षी एकता में जो भार है वो आप उसको आधार बना के आगे बढ़ेंगे? बदलाव बिल्कुल ले आना चाहिए। प्रकृति भी आपको सिखाती है, सुबह की धूप दोपहर और शाम में अंतर होता है, बारिश और सूखे में अंतर होता है। इस नाते जीवन में बदलाव ले आना चाहिए। मैं आनंद विजय जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और हमारे मित्र जो कहे, आदरणीय आनंद विजय जी ठीक कह रहे थे, भाई आप जाति की नैरेटिव को ही तो गढ़ने का कार्य कर रहे थे, बार बार पीडीए की बात करते हैं। तो और एक हिंदू धर्म को बांट के कुछ जातियों को इकट्ठा करके एक विशेष धर्म को इकट्ठा करके आप चुनाव में जाते हैं और एक अच्छे प्रतिफल को पाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, भाई कांग्रेस से निकली हुई सभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी का गठन होता है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में ही जनता दल का गठन होता है जिससे निकली हुई आरजेडी जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो सब लोग यही तो मानेंगे कि एक स्वार्थ का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है। और आदरणीय ऋषि मिश्रा जी देखे होंगे कि विभेद अभी नहीं था, विभेद आम चुनाव में भी था। पश्चिम बंगाल में आप कई दल एक नहीं थे, आप पंजाब में एक नहीं थे, दिल्ली में एक हो जा रहे थे। सिंह साहब ये आप जो बात कह रहे हैं वो विपक्षी एकता में रार दिखाई पड़ रही है। वक्त मेरे पास खत्म है, बहुत छोटा सा आनंद विजय जी आपसे जवाब, क्योंकि अब यहां से आगे की सियासत कैसे, छोटा सा जवाब विजय जी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा ऋषि जी को, जो कह रहे थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जाति की राजनीति शुरू की, उनको भजन लाल को याद करना चाहिए जिनको हटाकर बुढ़ूटा साहब बने थे।
और यही हुड्डा साहब थे जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लाहौर हो रही थी कि उनका जादू चल गया। हरियाणा में जब लोकसभा में 5 सीटें आई थी तब उनका जादू चल गया था, अब ये जादू नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, आगे कांग्रेस की राह बहुत कठिन होने वाली है। लोकतंत्र में किसके वायदे पे जादू चलता है और जनता किसका जनादेश देती है, समर्थन देती है, देखना दिलचस्प रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय में विस्तार से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद अब खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। मतों की गिनती पूरी होने से पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला का नाम आगे बढ़ा ही दिया था। हालांकि बीजेपी ने भी जम्मू में 29 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में चहल पहल है। विधायक दल की बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद गठबंधन की बैठक होगी और प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। लेकिन इससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला का नाम CM पद के लिए आगे बढ़ाकर अपने चुनावी सहयोगियों को स्पष्ट संदेश दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को खारिज कर दिया। जबकि जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीते हुए 5 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में हैं। ऐसे में अब ये अटकलें लग रही हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म करने वाले हैं। मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आज़ादी से लिया और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने है। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। आज़ाद उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। उमर अब्दुल्ला ने अपने ऊपर लगे वंशवाद के आरोप को खारिज करते हुए ये भी कहा कि वे मोदी सरकार के साथ अच्छे कामकाजी संबंध रखना चाहते हैं। वहीं अनुच्छेद 370 पर यू टर्न लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें 370 के मुद्दे को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में भाजपा की शानदार जीत हुई है।
29 विधायकों के साथ भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये अब तक का भाजपा का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वोट शेयर के हिसाब से भी भाजपा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। भाजपा ने इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का आभार जताया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये अब तक का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 29 विधायकों के साथ शानदार जीत हासिल की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत जो वोट शेयर है वो सभी राजनीतिक दलों से ज्यादा मत प्रतिशत है। वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में मतभेद सामने आ रहे हैं, उसने गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं। स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ PDR जाएंगे। आसियान देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम होने वाला है। पिछले साल इन बैठकों में पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क जैसे तमाम विषयों पर जोर दिया था। पीएम मोदी का ये 10वां आसियान बैठक के लिए दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ PDR की राजधानी वियेनचियन में होंगे। सितंबर 2023 में जकार्ता में हुए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए
12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था। अन्य प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए इस बार भारत लाओ पीडीआर के आसियान समिति की थीम कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस का समर्थन करेगा। We have very close, friendly and historical and civilizational relations with Lao PDR. That includes a whole host of different areas of cooperation, including restoration of archaeological sites, capacity building, IT. We have also undertaken quick impact projects. We have undertaken transmission line projects, power projects, a whole host of different areas of bilateral cooperation. 1967 में आसियान के गठन से 1990 शीत युद्ध की समाप्ति तक कोई खास संबंध नहीं रहे। 1990 के बाद भारत ने आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया के एक समूह के तौर पर देखना शुरू किया। 2002 के बाद भारत और आसियान अपने संबंधों को शिखर सम्मेलन के स्तर पर ले जाने में सहमत हुए। 2012 में भारत ने आसियान के साथ संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर पर पहुंचाया। 2014 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत ने आसियान क्षेत्र को अहम भागीदार के रूप में पहचान दी। 30 सालों की कूटनीतिक वार्ता के बाद 2022 में भारत आसियान समग्र रणनीतिक सहयोग का रास्ता खुला। साल 2022 से भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पर काम लगातार जारी है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की बात करें तो इंडो पैसिफिक में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान की ओर से आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क पर काम पूरा किया जा चुका है। भारत की ओर से इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के बीच सहयोग जारी है। पीएम मोदी 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से इस मुद्दे पर भारत की नीतियों को सामने रखेंगे। In the East Asia Summit, the Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. भारत के साथ साथ आसियान रीजन के 7 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF का हिस्सा हैं, जो 2022 के बाद से एक नई आर्थिक समूह के तौर पर उभरा है। बिम्स्टेक में आसियान के 2 देशों थाईलैंड और म्यांमार के साथ भारत सहयोग कर रहा है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के साथ मिलकर काम करता है। जानकार मानते हैं कि गैर परंपरागत रक्षा सहयोग भारत और आसियान ग्लोबल साउथ पार्टनर के तौर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग कर सकते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर नजर डालें तो 2022 में आसियान के साथ किया गया समग्र सहयोग समझौता इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट कहा जा सकता है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आसियान देशों ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी तिमोर लेस्टे, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान भारत की इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देने का काम किया है। माना जा रहा है कि लाओ पीडीआर में आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के दौरान आसियान के साथ मिलकर के भारत एक बार फिर से इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ की अपनी नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखता नजर आएगा। लाओ पीडीआर में मेघना देव और कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, VNCN, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लाओस में प्रवासी भारतीय उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रवासी भारतीय विकास शर्मा लाओस के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र खेन पर भारत का राष्ट्रगान बजाकर पीएम मोदी के स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरे भारत में उनकी इतना है। अभी लाओस में भी हम लोग जब पता लगा तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग कि भाई चलो, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे 2016 में भी आए थे, पर उस टाइम भी इतना था कि मिलेंगे, पर उनका व्यस्ततम कार्यक्रम था तो नहीं मिल पाए। पूरी तैयारी कर रखी हम लोगों ने उनके स्वागत की। तो सब लोग यहाँ पे जो भी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो इतना एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा। जब आएंगे वो तो ढोल परफॉर्मेंस से मैं और मेरा एक दोस्त है वो हम दोनों उनका स्वागत करेंगे। और मैं जो लोकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाता हूँ, इस बार बहुत अच्छी तैयारी है हमारी सबकी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शिवबाही यहाँ के रगों में बहे, महाराष्ट्र टूरिज्म। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ PDR के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। भारत और लाओस के बीच मेकांग गंगा सहयोग समझौते के तहत कई कार्य योजनाओं पर काम जारी है। इस बीच भारत के असम के रहने वाले एक उद्यमी ने लाओस की पहली ब्रांडेड परफ्यूमरी कंपनी बनाई है, जो आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भी अपनी खुशबू पूरी दुनिया में बिखेरती नजर आई। देखते हैं लाओ PDR से हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट। भारत के मिट्टी की खुशबू न सिर्फ लाओ PDR बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र में फैलाने वाले एक बहुत ही जबरदस्त उद्यमी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि मूलतः आसाम से हैं, लेकिन बरसों पहले, मेरे ख्याल से 22 साल पहले वो यहाँ लाओ PDR में आकर के बस गए। सोखाबी चौधरी, बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। कैसे सोचा आपने परफ्यूमरी में आना और भारत से होते हुए आसियान तक की यात्रा कैसी रही? 2000 में मैं लाओस में आया। लाओस में आने के बाद एक चीज फील हुआ, इस सेम फील असम का ही फील आया उसमें, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा था। सेम हम लोग पहले स्टार्टिंग आगरवुड बिजनेस से किया, फिर आगरवुड से चेंजेस करके हम लोग परफ्यूम में आ गया, फिर परफ्यूम से चेंज करके माइनिंग से चेंज करके बाराइट में आया, फिर उसके बाद हम लोग IT सेक्टर में आ गया, फिर हम लोग आयरन और माइनिंग में आया। तो अलग अलग सेक्टर में धीरे धीरे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है लाओस में। आसियान समिट अभी आ गया, तो उसमें हम लोग सोचा कि नहीं एक दूसरा परफ्यूम बनाते, जो लाओ एशियन परफ्यूम किसी ने नहीं बनाया, ओनली फॉर एशियन डेलीगेट, ये सेल्स के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, जो भी VIPs आएंगे उनको देने के लिए। तो हम लोग जितने भी डेलीगेशन आ रहा है, जितने भी VIPs आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सबको हम लोग ये गिफ्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर यात्रा में रहने वाले हैं और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के साथ मुलाकात करेंगे। क्या उनको भी आप किसी तरह का उपहार देने का मन बना रहे हैं? हाँ, मन तो है। इतना बड़ा परफ्यूम बनाया, इतना मेहनत से परफ्यूम बनाया, सब प्राइम मिनिस्टर, हर एक देश का प्राइम मिनिस्टर को ये परफ्यूम मिला। अगर हम लोग का इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा, ज्यादा खुशी होगा कि ओरिजिन तो इंडिया से ही हो, तो अगर इंडिया से हो के अगर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को ये परफ्यूम मिलेगा तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगा। भारत और आसियान, खासतौर पर लाओ PDR के साथ में जो आर्थिक संबंध है, कारोबारी संबंध है, वो आसियान समिट के बाद किस तरह से आपको आगे जाते हुए दिख रहे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम हम लोग का पीयूष गोयल जी भी आए थे, अच्छा उनका डायलॉग्स था और अच्छा मीटिंग हुआ। लास्ट प्रीवियस मेरा पैनल डिस्कशन में मैंने ये चीज बोला कि कनाडा से ऑलमोस्ट 1400 मेट्रिक टन दाल लेके इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, तो हम लोग लाओस बहुत नियर टू इंडिया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लाओस से इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए। ये चीज मैंने रेज किया था लास्ट वीक आसियान मीटिंग में, सबमिट पैनल डिस्कशन में। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सबने बोला हाँ इसको होना चाहिए कि लाओस से हम लोग इंडिया में दाल क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, लैंड भी बहुत है अवेलेबल और फर्टिलाइज भी है लैंड, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ से इंडिया का साथ रिलेशन बनाने का। बहुत धन्यवाद सौविक चौधरी से बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर जो भारत और आसियान के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसका रिव्यू होने जा रहा है। जिस तरह से चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो आसाम से आए, लाओ में उन्होंने पैर जमाए, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को अब एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारत की उद्यमिता की कहानी केवल भारत में ही नहीं बल्कि लाओ को भी जबरदस्त प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, लाओ PDR।
और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस संस्थान ने 50 से ज्यादा स्टार्टअप को सहायता दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने में सक्षम है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें एक सप्ताह से भी कम समय में लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $79 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक टल गई है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली। आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम प्रसाद और शिव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये अनावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया। 2024 में भारत प्रादेशिक सेना की प्लेटिनम जयंती मना रहा है। बुधवार को इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रादेशिक सेना ने सियाचिन ग्लेशियर से इंदिरा पॉइंट तक पहला अभियान चलाया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति ने सोमवार को अपनी 500 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नियमों को सीएम के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली के रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर छत्तीसगढ़ में चल रहे विभिन्न कार्यों से उन्हें अवगत कराया। साथ ही नक्सलवाद से निपटने में जो सफलता मिल रही है उससे भी अवगत कराया। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक और भारत में पहली बार दिल का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का मंगलवार को निधन हो गया। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की।